दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पश्चिमी देशों में खुशी की लहर है और इजराइल के आतंक का सपोर्ट करने वाले आतंकी सोच वाले लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके साथी फॉरेन मिनिस्टर न सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाते थे, बल्कि उनकी मदद करने के लिए इंटरनेशनल तौर पर काफी ज्यादा कोशिशें भी किया करते थे। और अब क्योंकि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है, तो वेस्टर्न मीडिया उन्हें मौत के बाद भी बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहा और लगातार झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब थे, इसीलिए उनकी मौत के बाद ईरान के लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। दरअसल दोस्तों, जिस दिन ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी मौत हुई, सेम उसी दिन ईरान के शिया मुस्लिम हजरत इमाम रजा की विलादत यानी बर्थडे की खुशी मना रहे थे। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था। उसी फेस्टिवल में की जा रही आतिशबाजी की वीडियोस को पश्चिमी मीडिया ने लोगों में ये भ्रम फैलाने के लिए कि हमारे पश्चिमी देशों की गवर्नमेंट्स, जो भले ही जेनोसाइड को सपोर्ट करती हैं, पर बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और ईरान और रूस जैसे देशों की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए अपने राष्ट्रपति की मौत पर ये लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन जब ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथियों की फ्यूनरल ऑर्गेनाइज की गई और उनकी अंतिम यात्रा निकलना शुरू हुई, तो पश्चिमी मीडिया के सारे दावे झूठे पड़ते हुए दिख गए, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ अपने प्रेसिडेंट के लिए रोती हुई वीडियोस में और फोटोज में साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके बाकी के जितने भी साथी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, उन सभी की फ्यूनरल सबसे पहले ईरान के तबरेज शहर से स्टार्ट हुई। फ्यूनरल स्टार्ट होते ही रोड पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो न सिर्फ अपने प्रेसिडेंट के लिए रो रहे थे, बल्कि उनके जनाजे की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। 5 दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान ईरान में इन सभी का आखिरी सफर तबरेज शहर से शुरू होगा और ईरान के कई बड़े और इम्पोर्टेंट शहरों में अगले 5 दिनों के अंदर इनकी फ्यूनरल ऑर्गेनाइज की जाएगी। तबरेज शहर के बाद इनके जनाजे को ईरान की राजधानी तेहरान ले जाया गया है। इसके बाद वो ईरान के काफी इम्पोर्टेंट कौम शहर और सबसे आखिर में मशहद शहर ले जाया जाएगा। इसी शहर में इन्हें दफनाया भी जाएगा, क्योंकि इसी शहर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पैदा हुए थे और पले बढ़े थे। पहले दिन तबरेज शहर की सड़कों पर जब ये निकला, तो लाखों लोगों की भीड़ रोड के हर तरफ देखी जा सकती थी। दोस्तों, इतनी ज्यादा भीड़ में मौजूद लोगों की खुद जान को खतरा होता है। भगदड़ मचने से या फिर दबने से जान जा सकती है, लेकिन ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी प्रेसिडेंट की अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि पश्चिमी मीडिया जो खबरें फैला रहा है वो सरासर झूठी हैं। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले इस फ्यूनरल में दुनिया भर के बड़े देश जो ईरान के बहुत बड़े सपोर्टर और ईरान के बहुत बड़े अलाई हैं, वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ईरान पहुँचने वाले हैं, जिनमें से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहा जा रहा है कि अपने सुखोई 57 फाइटर जेट्स की कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर वो अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजेंगे, क्योंकि रशिया ईरान का बहुत बड़ा अलाई है। पुतिन के अलावा दुनिया में ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर और अलाई हमारा देश भारत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑलरेडी आज ईरान रवाना हो गए हैं और उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत करेंगे। इनके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, 5 दिन की इस मॉर्निंग के दौरान वेडनेसडे को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई नमाज जनाजा को पढ़ाएंगे। खामेनेई ने इससे पहले 2020 में ईरान की IRGC आर्मी के चीफ कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। वो भी इनके काफी ज्यादा करीबी थे, जिनके हेलीकॉप्टर पर अमेरिका ने हमला कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान और अमेरिका में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था और ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल्स फायर कर दी थी। और अब आयतुल्लाह अली खामेनेई काफी ज्यादा अकेले हो गए हैं, क्योंकि इनके अब सबसे करीबी इब्राहिम रईसी की भी जान चली गई है। दोस्तों, फ्यूनरल सेरेमनी तबरेज शहर में जब ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो यहाँ ईरान के अब प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर भी
नजर आए वो काफी ज्यादा रो रहे थे। उनके साथ मौजूद और लोग भी रोते हुए देखे गए, लेकिन प्रेसिडेंट पद को संभालते ही इन्होंने इस पूरे हादसे की जांच के कड़े आदेश जारी कर दिए हैं और एक टीम क्रैश साइट पर ऑलरेडी भेज दी गई है जो पूरे हादसे की जांच करके सही रीजन पता लगाने की कोशिश कर रही है और ये जानना चाह रही है कि इसमें कहीं किसी दुश्मन यानी अमेरिका या इजराइल का हाथ तो नहीं है। हालांकि फिलहाल जो कुछ देखने में आ रहा है उससे ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी दुश्मन का हाथ है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और रेस्क्यू वर्क के दौरान भी जो वीडियोस आ रही थी उनमें कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। साथ में बारिश भी हो रही थी और हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ता जितनी ऊंचाई पर प्लेन्स उड़ा करते हैं। वो बादलों से ऊपर उड़ते हैं, इसीलिए उनके ऊपर बारिश का असर नहीं हो पाता, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए उनके ऊपर बारिश और तूफान का असर ज्यादा आसानी से हो जाता है। साथ में हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा पुराना भी था, इसीलिए इसे एक्सीडेंट और टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। लेकिन ईरान ने ये वार्निंग दी है कि अगर इसमें इजराइल का हाथ होने के सबूत मिले तो ये बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा और हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे। इसीलिए दोस्तों, भले ही देखने में ये लग रहा हो कि ये कोई हादसा था, लेकिन इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2020 में जब कासिम सुलेमानी ईरान की IRGC आर्मी के चीफ मारे गए थे तो वो भी हेलीकॉप्टर में ही सफर कर रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक हुआ था जो कि अमेरिका ने करवाया था। और इस दौरान तो ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बनी हुई है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। अमेरिका के सबसे बड़े एलाई इजराइल के ऊपर ईरान ने ऑलरेडी मिसाइल स्ट्राइक 1 महीने पहले की थी, जिसे इब्राहिम रईसी की अगुवाई में किया गया था। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जैसे ही हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तुरंत ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कतर का दौरा किया और कतर में हमास के चीफ इस्माइल हानिये से इन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा इनकी मुलाकात हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से भी बार बार इस लड़ाई के दौरान हो रही थी। लेकिन इनकी मौत से ईरान का हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी ग्रुप के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता और न ही वो इन्हें हथियार देना बंद करेगा, क्योंकि केवल 2021 से इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट थे और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन ईरान का इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ रिश्ता कई दशक पुराना है। कई दशकों से वो इन्हें न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि ट्रेन भी कर रहा है, तब से जब से इन लोगों ने पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं की होगी। इसीलिए इन लोगों की जान जाने से ईरान की फॉरेन पॉलिसीज में जरा भी फर्क आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारा काम कहीं न कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की देखरेख में किया जाता है और सुप्रीम लीडर ईरान के संविधान के मुताबिक वही हो सकता है जो एक मजहबी लीडर भी हो। और इन लोगों के ऊपर लगातार इजराइल और अमेरिका ये इल्जाम लगा रहे थे कि ये इस लड़ाई में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हमास का न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि हुतीज को भी हथियार दे रहे हैं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ईरान जो जांच करवा रहा है उसमें सारी बातें खुलकर जल्द ही सामने आ जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पश्चिमी मीडिया जो ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में ईरान के लोगों की भ्रामक जानकारी फैला रहा है वो किस हद तक सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।